नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन में घर पे होंगे। तो आज हम लोग जो है हमने आपको एक ज्योग्राफी का एक पहले वीडियो दिया था जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी में कुछ प्लैनेट्स के बारे में बात की थी। तो प्लैनेट्स कैसे राउंड करते हैं और उनकी क्या प्रकृति है, उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो जैसा कि उस वीडियो में हमने ज्योग्राफी की शुरुआत कर दी थी, तो ज्योग्राफी का अभी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ जहाँ से परीक्षा में प्रश्न अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं। तो एक ऐसा ही और टॉपिक है जैसे आप लोग पृथ्वी की गतियों के नाम से जानते हैं कि पृथ्वी की गतियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, पृथ्वी के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी ये टॉपिक आपके समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ बेसिक जानकारी सभी के पास होगी। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं पृथ्वी के बारे में बेसिक जानकारी के साथ पूरा डिस्क्रिप्टिव आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, जिसे परिक्रमण और परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं। परिक्रमण गति क्या होती है और परिभ्रमण गति क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट इसी के कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो सबसे एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से परिभ्रमण और परिक्रमण को समझ पाएंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? किसी को केंद्र मानकर उसके परिता चक्कर लगाना, उसके चारों ओर घूमना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी रस्सी में कोई पत्थर बांध लेते हैं, धागे में पत्थर बांध लेते हैं और उसको यूं घुमाते हैं, तो पत्थर वो क्या करता है? आपकी उंगली के परिता घूमता है, चारों ओर घूमता है अपनी एक निश्चित कक्षा में। तो वहाँ पर उस गति को हम क्या कहेंगे? परिक्रमण गति। अब देखो, सूर्य क्या करती है? सूर्य चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाती है। सूर्य क्या करती है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति, इसका क्या उपयोग है आगे आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण में जब हम एक ही जगह पर खड़े खड़े घूम जाते हैं, जैसे मान लिया हम यहाँ पर खड़े हैं और पूरा घूम जाएं, पूरा एक चक्कर रोटेट कर लें, उसी गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। अर्थात हम अपने एक्सिस, अपने अक्ष के परता घूमे हैं ना, हम अपने अक्ष के परता घूमे हैं, ऐसी गति को ही हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। आगे हम लोग समझते हैं एक फैक्ट और यहाँ पर ध्यान देना, झुकाव। एक तो है अक्ष के परता झुकाव, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है धुरी के परता झुकाव। अधिकांशतः बहुत ही कम स्टूडेंट इस चीज़ को समझ पाते हैं कि धुरी क्या होती है और अक्ष क्या होता है। तो इसको भी समझना बड़ा आसान है, लेकिन मोस्टली जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से इस चीज़ को बताना कि अक्ष तो आई होप 90% लोगों को अक्ष तो पता होगा, लेकिन धुरी के बारे में जानकारी नहीं होगी। धुरी बस हम लोग पढ़ लेते हैं किताबों में कि धुरी के परता, लेकिन उस धुरी को कभी समझ नहीं पाए।
उम्मीद करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आज के बाद आप इस चीज़ को समझेंगे। तो अक्ष क्या होता है? अक्ष जैसे अभी हमने बताया परिभ्रमण में कि ये अपने अक्ष के परता घूम रही है, तो ये अपने अक्ष के परता घूम रही है ना, तो अक्ष ये इसका क्या हुआ? बेस, आधार, ये अक्ष हो गया। अब वो कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी मार्कर को हम क्या करें? 23.5 डिग्री झुका दें। तो अब इसके मध्य जो बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है, ये कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री का। इसी को हम कहते हैं अक्ष के परता, यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी प्रकार से यदि हम समझें धुरी, धुरी क्या होता है? धुरी का मतलब ये है कि पृथ्वी तो यहाँ पर है, ये क्या है? पृथ्वी, और ये सूर्य है। ये क्या है? ये सूर्य है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं? धुरी। तो जब पृथ्वी 23.5 तो यहाँ पे झुकी हुई है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, इस प्रकार से पृथ्वी रोटेट होती है इसके चारों ओर, इस प्रकार से इसके चारों ओर रोटेट होती है। तो इसका और इसके बीच का जो एंगल है, उसी को हम क्या कहते हैं? धुरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना, अगली वीडियो में इसको समझाने का और प्रयास करूँगा। या हम एक तरीका ऐसे भी मान सकते हैं कि जहाँ पर आप बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, और जहाँ पर आप बैठे हैं कमरे के किसी कोने में, और कमरे में बीचों बीच में एक पंखा लगा है, तो उस पंखे से उस कमरे के कोने का जो एंगल है, वो यहाँ पर क्या है? धुरी है। कैसे धुरी है? यानी कि कमरे में जो पंखा है वो उतनी ऊंचाई पर बंधा हुआ है, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी धुरी और उसकी धुरी में डिफरेंस है, वो ऊपर है। जब हम आपको भी उसी धुरी के लेवल में ले जाएंगे, है ना, और तब सूर्य के चारों ओर घुमाएंगे, तो आपकी और उसकी धुरी समान हुई। लेकिन आप कमरे की जमीन पर बैठे, पंखा ऊपर लगा है, तो पंखा ऊपर लगा है, आप कमरे के फर्श पर बैठे हैं, तो इसके बीच का जो ये एंगल है, वही क्या कहलाता है? धुरी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। तो अक्ष और धुरी में भी डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं, पृथ्वी क्या करती है? साल भर सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, दीर्घ वृत्ताकार। कैसी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। तो पृथ्वी कैसे घूमती है सूर्य के चारों? दीर्घ वृत्ताकार। अब हम साल के शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देना कि पृथ्वी को के मध्य से जो एक काल्पनिक रेखा जाती है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को वर्गीकृत करने के लिए पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाओं को बनाया गया है, जिनमें से कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ देशांतर रेखाएं हैं। इनके बारे में जानकारी अगर नहीं है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो जाती है, उसे तो विषुवत रेखा कहते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। जो बीचों बीच से जाती है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर का, पृथ्वी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं। आई होप ये बेसिक जानकारी है, अधिकांशतः लोगों को ये बात पता होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसको, पृथ्वी के रोटेशन, यानी कि ये घूमती कैसे है, यहाँ से शुरू करते हैं। पृथ्वी देखिए इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य
कि चारों ओर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम यदि यहाँ पर बात करें तो इसको पश्चिम मान लें, यहाँ से घुमा सकते हैं। तो पृथ्वी जब यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब पृथ्वी होती है तो डेट होती 21 जून, और 21 जून यहाँ पर हमने आपको ये जो रेखाएं हैं, इस रेखा को कहते हैं प्रकाश वृत्त रेखा। प्रकाश वृत्त रेखा ये क्या करती है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना। सूर्य मिडिल में, सूर्य की जब रोशनी इस पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी को आप एक गेंद जैसा समझ सकते हैं। गेंद पर जब आप टार्च मारते हैं इस तरफ से, तो आप जानते हैं कि गेंद का एक हिस्सा रोशनी में होता है, आधा हिस्सा रोशनी में होता है, आधा हिस्सा अंधेरे में होता है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ से डिवाइड करती है, जहाँ से अंधेरा प्रारंभ होता है, जहाँ पर उजाला खत्म होता है, उसी को प्रकाश वृत्त रेखा कहते हैं। अब ये ऊपर वाली तो है कर्क रेखा, बीच वाली विषुवत रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। 21 जून पर क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है आपका, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला पोर्शन जो है ये है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज़्यादा है। देखिए यहाँ से उत्तरी गोलार्ध प्रारंभ होगा, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध ये प्रारंभ हुआ, और ये प्रारंभ होते होते यहाँ तक चला गया। तो यानी कि इतना पोर्शन ये रोशनी में है, और इतना पोर्शन रोशनी में है, तो इससे क्या पता चल रहा है, अब अंधेरा कितने पे है, अंधेरा तो कम पे है, अंधेरा तो इतने पे ही है, ये अंधेरे में है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज़्यादा है। जब उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी कम है। दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी कम है। जब दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर रोशनी कम है और उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज़्यादा है, तो पहला पॉइंट यहाँ से ये समझना कि सूर्य की किरणें, ये जो ऊपर वाली कर्क रेखा है, इस पर सदैव परपेंडिकुलर यानी लंबवत रहती है। कैसी रहती हैं, लंबवत रहती हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में रोशनी ज़्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में रोशनी कम है। अब उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, तो यहाँ पर दिन भी तो बड़ा होगा, यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़ा होगा। जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा है, तो रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, लगभग 14 घंटे का लगभग हो जाता है जून में। दोपहरी में आराम से हम लोग एक नींद भी मार लेते हैं। इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर रात कैसी हो जाती है, रात छोटी हो जाती है। यहाँ बड़ा हटा दें, रात लगभग 10 घंटे की हो जाती है, रात लगभग 10 घंटे की रह जाती है। तो जून में उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ये होती है और दक्षिणी गोलार्ध की ये स्थिति है। ये एक फिगर यदि आपके समझ में आ गया तो सारा खेल समझ में आ जाएगा कि कैसे पृथ्वी पर दिन और रात का बड़ा होना, छोटा होना, और तापमान भी देखो कैसे। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ती हैं, ज़्यादा समय तक पड़ती हैं, 14 घंटे तक पड़ती हैं, और ज़्यादा हिस्सा सामने है, इन फ्रंट है, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में मौसम कैसा होगा, गर्म होगा। जब ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो कैसा मौसम होगा, गर्म होगा। तो इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिन तो लगभग 10 ही घंटे का है, तो सूर्य
सुबह निकल पाया और निकलने के बाद शाम को अस्त हो गया। यानी कि सूर्य का तेज और तीव्रता ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में मौसम ठंडा रहता है। तो यहाँ पर मौसम की भी बात हो गई, दिन की भी बात हो गई। इसी प्रकार से जब पृथ्वी 21 जून से आगे बढ़ती है सूर्य के परिक्रमा करते हुए, देखो सूर्य की परिक्रमा करते हुए, तो जब ये आगे बढ़ती है और 23 सितंबर पे आती है, कहाँ पे? 23 सितंबर पे। जब 23 सितंबर पे आती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? शरद विषुव कहते हैं। 21 जून को क्या कहते थे? ग्रीष्म आयनात। 21 जून को क्या कहते थे? ग्रीष्म आयनात। यहाँ पर आयनात का मतलब ये है, देखो जिस प्रकार से पृथ्वी को ये ऊपर वाला हिस्सा गोलार्ध कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब पृथ्वी को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो जब इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो इस हिस्से को क्या कहते हैं? आयनात। और जब इस प्रकार से डिवाइड करते हैं बीचों बीच से, तो गोलार्ध होता है। क्यों? क्योंकि गोलार्ध कैसे बनता है? इक्वेटर से, विषुवत रेखा से। अब उसी विषुवत रेखा से बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शरद विषुव। तो शरद विषुव की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 23 सितंबर को। ध्यान रखना, परीक्षाओं में पूछेगा, शरद विषुव होता है 23 सितंबर। शरद विषुव को क्या होता है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। जब सूर्य यहां से आगे बढ़ता है और 22 दिसंबर की स्थिति में पहुंचता है, तब क्या होता है कि जो भाग 21 जून को इधर फ्रंट में था, सूर्य के सामने था, वही हिस्सा अब किधर चला जाता है? अंधेरे में चला जाता है। वही हिस्सा किधर चला जाता है? अंधेरे में चला जाता है। और जब ये हिस्सा अंधेरे में चला जाएगा तो जो स्थिति यहाँ पर बन रही थी, ठीक उसके विपरीत स्थिति इस डेट पर बनने लगेगी। बनने लगेगी कि नहीं बनने लगेगी? देखो कैसे। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है, यहां से लेकर ये पूरा, ये हिस्सा क्या है? सूर्य के सम्मुख है। ये हिस्सा कहाँ है? सूर्य के सामने है। जब ये सूर्य के सामने है तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से अधिकांश भाग कौन से गोलार्ध का है? दक्षिणी गोलार्ध का है। वही नीचे वाला कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध का है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा सूर्य के सामने ज्यादा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध पर मौसम भी कैसा होगा? गर्म हो जाएगा। जब दक्षिणी गोलार्ध में मौसम गर्म होगा, 14 घंटे का दिन होगा, रात 10 घंटे की होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन 10 घंटे का होगा और रात लगभग 14 घंटे की होगी। आप जानते हैं दिसंबर में इतनी लंबी रात होती है कि रात में उठ जाते हैं, नींद भी पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग सर्दी की वजह से नहीं निकलते हैं, लेकिन नींद तो पूरी हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ पर एक सर्दी, हमने बोला क्या? सर्दी। भाई सर्दी को समझते हैं। जब 10 घंटे सूर्य सामने रहेगा आपके गोलार्ध के सामने, तो बताइए कि क्या होगा? सूर्य का तेज, सूर्य की तीव्रता उस गोलार्ध पर कम पड़ेगी। जब कम पड़ेगी तो क्या होगा? मौसम कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर मौसम कैसा हो जाएगा? शीत। कैसा हो जाएगा? शीत। और आधा हिस्सा है इसलिए आयनात। जैसा कि आपने इधर देखा था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर फ्रंट में था, सामने था,
तो सामने क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। जब गर्मी पड़ेगी तो ग्रीष्म आयनात। आयनात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जब पृथ्वी धीरे धीरे आगे बढ़ती है सूर्य के परितः चक्कर लगाते हुए, और जब 21 मार्च की तारीख आती है तो पृथ्वी यहाँ पर होती है। जब पृथ्वी यहाँ पर होती है तो क्या होता है, पृथ्वी पर एक बार पुनः सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। तो जब भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, हमने बताया जब भी भूमध्य रेखा पर यानी विषुव किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इक्वेनॉक्स। इक्वेटर, विषुवत को इक्वेटर बोलते हैं ना, तो इक्वेनॉक्स की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बसंत विषुव। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा बसंत विषुव की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, 21 मार्च को। 21 मार्च पर सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, ऑप्शन में दे देगा कर्क पर, मकर पर, विषुवत पर। तो आपको क्या जवाब देना होगा, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसी प्रकार से पृथ्वी फिर आगे बढ़ती है और फिर 21 जून आ जाता है। इस पूरे एक चक्कर को ही क्या कहते हैं हम लोग, परिक्रमण गति कहते हैं। एक परिक्रमा हो गई ना सूर्य की चारों ओर। तो 21 जून से पुनः 21 जून तक आने के लिए आपको यहां से लेकर इतनी सारी ऋतुएं, इतनी सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। पृथ्वी पर इतने सारे परिवर्तन होते हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, इसी परिक्रमण गति को ही क्या कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति। तो परिक्रमण गति को ही क्या कहते हैं हम लोग, वार्षिक गति कहते हैं। इसके अलावा एक और आपसे प्रश्न पूछ लेगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऋतुओं का। जैसे हम लोग 21 जून में देख रहे थे, उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम था, ग्रीष्म आयनात की स्थिति उत्पन्न थी। तो उत्तरी गोलार्ध में तो कैसा मौसम था, ग्रीष्म ऋतु। इसको थोड़ा सा समझ लेना। जो मैंने बाहर ये डिटेल लिखी है वो उत्तरी गोलार्ध की है, और जो अंदर की वो डिटेल लिखी है वो दक्षिणी गोलार्ध की है। तो यहाँ पर 21 जून को क्या होगा, इस वाले हिस्से में गर्मी होगी, अर्थात ग्रीष्म ऋतु। 21 जून से क्या प्रारंभ हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से 23 सितंबर से उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। सितंबर में आप लोग जानते हैं हल्का हल्का मौसम सुहाना हो जाता है, हम लोग चादर वगैरह उड़ने लगते हैं। तो शरद ऋतु जो है कहाँ पर प्रारंभ हो जाती है, 23 सितंबर तक। गर्मी कम हो जाती है बारिश के बाद। अब यहाँ पर देखें हम लोग 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर के बाद जब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, ध्यान रखना अभी हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, अभी हम दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के बाद मौसम कैसा हो जाता है, यहाँ पर शीत आयनात के बाद शीत ऋतु आ जाती है। मौसम कैसा हो जाता है, हॉट, ठंडा हो जाता है। आप लोग रजाई ओढ़ने लगते हैं। हम लोग 21 मार्च के बाद स्थिति में परिवर्तन होता है और धीरे धीरे सर्दी कम हो जाती है और मौसम कैसा आ जाता है, वसंत ऋतु। यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसा ऋतु होगी, वसंत ऋतु होगी। अब ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति बनती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो हमने यहाँ पर बताया था दक्षिणी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा, ठंडा, अर्थात शीत ऋतु होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में मौसम ठंडा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में मौसम गर्म होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी।
जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। तो साल भर में क्या हो रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा, ऋतुओं का परिवर्तन निम्नलिखित में से किस गति के कारण संभव होता है? तो परिक्रमण गति के कारण। ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? परिक्रमण गति के कारण, जिसे हम लोग वार्षिक गति के नाम से भी जानते हैं। लिख लेना इसमें, ऋतुओं का परिवर्तन। अच्छा, परिभ्रमण गति में क्या होता है? परिभ्रमण गति अपने एक्सिस के प्रता घूमना। अपने एक्सिस के प्रता जब पृथ्वी घूमती है तो क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। तो परिभ्रमण में आप लोग क्या लिख लेंगे? दिन व रात। इसीलिए परिभ्रमण गति को ही दैनिक गति भी कहा जाता है। परिभ्रमण गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब हमने शुरुआत में बात की थी, इसकी गति कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी सूर्य के कैसे घूमती है? दीर्घ वृत्ताकार। जब दीर्घ वृत्ताकार हम किसी के प्रता घूमते हैं या कोई पिंड घूमता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह अपने केंद्र से अधिकतम दूरी पर होता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब वह न्यूनतम दूरी पर होता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो होती है उसी को अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसी को अपसौर कहते हैं। और अपसौर के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। आपसे पूछ लेगा अपसौर की स्थिति उत्पन्न कब होती है? तो अपसौर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 4 जुलाई को। ठीक इसके विपरीत, ये क्या था? अपसौर। ठीक इसके विपरीत 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, सबसे कम दूरी होती है। और न्यूनतम दूरी के कारण ही यहां पर इसे उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और उपसौर 14.70 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी होती है वो उपसौर की स्थिति होती है। अब आप लोग यहाँ पर हमें एक प्रश्न का जवाब देंगे कि जब भी हम औसत दूरी निकालते हैं तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होगी? वीडियो को अंत तक देखते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी होगी। इसके बाद इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को एप्साइड रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा भी कहते हैं। एप्साइड रेखा के अलावा यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो उपसौर और अपसौर इन दोनों को मिला के कहते हैं एप्साइड रेखा। ये जो यहाँ पे टच कर रहे हैं, आई होप आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और यदि समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। धन्यवाद।